हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा रही थी। इसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने कुछ नीतियाँ पढ़ ली हैं। कल हमने उद्योगों के बारे में अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उसके बारे में पढ़ाई की है और आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक्स डील करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, अंग्रेज़ों की नीतियाँ विदेशी व्यापार की तरफ। भारत का जो विदेशी व्यापार था उसके लिए अंग्रेज़ों ने कैसी नीतियाँ बनाई, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सब इस चीज़ से अवगत हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय व्यापार जो है वो विदेशों के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। विदेशों में भारतीय सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, साथ ही साथ जो शिल्प कलाएँ थी, जेवर जेवरात से रिलेटेड जो भी हमारे जो भी वस्तुएं थी उसके वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही अच्छा डिमांड था, वो बहुत ही वहाँ पर प्रचलित थी। और अंग्रेज़ों के आने के बाद से भारतीय व्यापार कैसा रहा, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक देश बन गया। हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले से ही जानकारी है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत को क्या बनाया, कच्चा माल निर्यातक देश। कहाँ के लिए? अपने देश इंग्लैंड के उद्योगों के लिए। तो किस तरीके का कच्चा उत्पाद यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा, इंग्लैंड जाने लगा, वो हम क्या देख रहे हैं। जैसे रेशम हो गया, कपास हो गया, ऊन, चीनी, नील, पटसन हमने कल ही पढ़ा है, जिसका उपयोग जो है कि किस में, बोरे बनाने में, मतलब निम्न स्तर के कपड़े बनाने में, इन सब चीज़ों में पटसन का उपयोग किया जाता था। तो ये सारे कच्चे उत्पाद जो है क्या होने लगे, भारत से इंग्लैंड भेजे जाने लगे। इस प्रकार किस प्रकार का व्यापार होने लगा। भारत जो कि पहले अपने फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए, अपने अंतिम वस्तुओं के लिए, जो बहुमूल्य वस्तुएं, जो उसकी जो शिल्प कलाएँ थी, जो उसके सूती कपड़े थे, जो मलमल के कपड़े थे, जो कि वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी डिमांड था, वो सामान पहले वो बेचा करता था। लेकिन अब क्या हो गया, वो इंग्लैंड को कच्चा माल भेजने लगा। किस प्रकार का कच्चा माल, जैसे रेशम हो गए, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन, ये सब भेजने लगा इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के कारखानों में बनी वस्तुओं और हल्की मशीनों का आयातक देश बन गया। साथ ही साथ क्या हुआ, इंग्लैंड के कारखानों में जो वस्तु बनने लगी वो भी भारत में आने लगी। हमने कल ही पढ़ा है कि इंग्लैंड में जो भी निम्न स्तर की वस्तुएं थी उन्हें भारत में भेजा जाने लगा। वहाँ जो है वहाँ के लोग ही उसे खरीदने लगे। यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा था। साथ ही साथ यहाँ की जो उद्योग थे वो धीरे धीरे ठप होते जा रहे थे और जो उद्योग खोले भी गए थे वो उनकी पहुंच जनता तक बहुत ही कम थी। इसलिए उन्होंने यहाँ के जनता के डिमांड को मीट करने के लिए क्या किया, इंग्लैंड में सस्ती और कम क्वालिटी वाली, ख़राब क्वालिटी वाली वस्तुएं जो है वो इंडिया में भेजने लगे और यहाँ के मार्केट में बेचने लगे। तो इंग्लैंड के कारखानों में बनी वस्तुएं और हल्की मशीन, जो जैसे भारत के उद्योगों के लिए जो भी हल्की फुल्की मशीन, जो टूल्स होते थे, जो मशीन्स थे, उनका क्या हो गया, आयातक देश बन गया। मतलब कच्चा माल विदेश मतलब इंग्लैंड भेजने लगा और इंग्लैंड के कारखानों में बनी चीप वस्तुओं और हल्की मशीन क्या हुई, अपने देश में आने लगी, अपना देश लाया जाने लगा। और भारत के आधे से अधिक व्यापार जो है केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। भारत इस तरीके से अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की नीतियां बनाई कि आधे से अधिक व्यापार जो है भारत का वो किसके साथ हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ हो गया। ये आधे से अधिक हुआ। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत बच गया वो किसके साथ हुआ, चीन के साथ, श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ हुआ। इन सभी देशों के साथ जब आधे से अधिक का पार्ट हो गया तुम्हारे इंग्लैंड की तरफ और कुछ जो पार्ट जो बच जाता है उसमें और किन देशों के साथ भारत का व्यापार होने लगा, वो है चीन, श्रीलंका और ईरान।
इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि भारत का जो व्यापार, जो कि पहले वो क्या चीज़ें भेजा करता था बाहर, क्या चीज़ें बेचता था, और अब वो सामान नहीं बेचने लगा। अब वो क्या हुआ, कच्चा माल इंग्लैंड की तरफ भेजने लगा, और आधे से ज़्यादा उसका जो व्यापार था वो इंग्लैंड के साथ हो गया। और अब क्या देख रहे हैं कि इन सब नीतियों के बाद क्या हुआ कि देश के आंतरिक बाज़ारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी के तेल की भारी कमी रही। क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो नीतियां बनाई, उसके बाद क्या हुआ, भारत के जो उद्योग थे वो ठप पड़ने लगे और बहुत ही कम उद्योग भारत में रह गए। साथ ही जो खुले नए उद्योग जो खुले, उनकी पकड़ जो है भारतीय जनसंख्या तक बहुत ही कम रही। तो क्या हुआ, भारत के आंतरिक बाज़ारों में जो है अनाज की कमी हो गई, कपड़े की कमी हो गई और मिट्टी के तेल की भारी कमी हो गई। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत ही बहुमूल्य रत्न, सोने, हीरे, जवाहरात, इन सब की कोई कमी नहीं थी। तो भारत के सोने चांदी का प्रयोग जो है अंग्रेजी शासन क्या करते थे, अपना जो भी शासन व्यवस्था में जो खर्च होता था वो खर्च उठाने के लिए भारत के सोने चांदी का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ जो युद्ध अंग्रेज लड़ा करते थे, वो युद्ध में उनमें जो भी उनका खर्च लगता था वो भारत के ही सोने चांदी और यही बहुमूल्य जवाहरात से जो है वो उपयोग करके उन खर्चों को पूरा करते थे। और उसमें से भी जो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य थे उन सब रत्नों को क्या किया, अपने साथ ढो करके इंग्लैंड ले गए। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। एक मार्ग खुला, स्वेज नहर का व्यापार मार्ग, इसके खुलते ही क्या हुआ कि भारत में जो भी व्यापार था उस पर अंग्रेज़ों का सख्ती और भी बढ़ गया। अब हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर क्या है, वो मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है जो अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर जो है मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग बनाया गया है, जो कि 1869 में ये खुला है। और इसके खुल जाने से क्या है, परिवहन लागत, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने में जो लागत लगते थे, तो वो परिवहन लागत जो है वो कम हो गया और देशों के लिए भारतीय व्यापार तक, भारतीय बाजार तक पहुंचना जो है वो आसान हो गया। इस नहर का उपयोग अगर देखें तो युद्ध और शांति दोनों कालों में सब राष्ट्र जहाज़ों का जो है वो बिना रोक टोक एक स्थान से दूसरे स्थान अपना सामान जो है पहुंचाने के लिए करते थे। यह नहर जो है वो हमेशा ही ये सभी के लिए खुला हुआ था। इसमें किसी पर्टिकुलर देश ने अपना कोई अधिपत्य नहीं किया हुआ था कि इसमें से सिर्फ मेरा ही सामान जाएगा। ये इसमें सभी देशों के लिए इसे खोला गया था। और इस नहर से जो है यूरोप, हम अपने हमारे बुक में जो मैप दिया हुआ है स्वेज नहर का, उसे जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया है। यूरोप से जो है अब एशिया और पूर्वी अफ्रीका सब तक पहुंचना अब आसान हो गया है। तो पूर्वी अफ्रीका हो, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी देश आपस में व्यापार कर पाने लगे। ऐसा एक सुगम सा रास्ता जिसमें परिवहन लागत कम हो, वैसा एक रास्ता बन गया। तो अगर बात की जाए किन किन सामानों का व्यापार किया जाता था, जैसे चीनी हो गया, मसाला, सूती वस्त्र, खनिज तेल, चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का व्यापार करने में आसानी हुई। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्वेज नहर के खुल जाने से क्या हुआ, और भी देश जो है वो भारत तक पहुंच पाने में सक्षम हो रहे थे। तो इससे क्या होता कि अगर वो भारत तक पहुंच जाते तो अंग्रेज़ों का जो नियंत्रण था, या जो भारत के मार्केट पर जो अंग्रेज़ों का
आधिपत्य था वो जो है वो कमज़ोर होने लगता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जैसे स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुला तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया, ताकि और देश जो हैं वो भारत में आकर के अपना व्यापार ना कर सके। और जब वो व्यापार नहीं कर पाएंगे तो यहाँ की राजनीति में और यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अंग्रेज़ों का जो शासन काल है, अंग्रेज़ों का जो शासन है वो लंबे समय तक हमेशा के लिए उस पर बना रह पाएगा। ऐसा सोच करके अंग्रेज़ों ने जो है वो स्वेज नहर व्यापार मार्ग खुलने पर भारत में जो है अपने सख्ती और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी। आशा है कि आज का क्लास आप लोग समझ पाए होंगे। अब अंग्रेज़ों की नीतियाँ हमने यहाँ तक कुछ नीतियाँ पढ़ ली है और बची हुई नीतियाँ अब हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।